नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें हमने क्षितिज कक्षा 9 की जो है उसे पढ़ लिया है। और अभी हमारी जो सेकंड किताब है कृतिका, उसका चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं कि जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो अगर मतलब आप उसको चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहाँ से जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हो ना, तो आपके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके आसपास अगर कोई बच्चा है जो कक्षा 9 से लेके 12वीं तक में पढ़ता है, तो उनसे भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो हिंदी व्याकरण के, तो मैंने इसी चैनल पर डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसका मैं जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो 3rd है, और इसमें हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र माथुर को। और उन्होंने जो अपनी लेखनी लिखी है यहाँ पे, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं मैं ये आपको हाईलाइटेड करके बताऊंगी, आप नोट डाउन करते रहिए। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो थे ना, वो 1917 में जन्मे थे और 1978 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत ही फेमस ये नाटककार थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जगदीश चंद्र माथुर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखनी है। बाकी देखो, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। कैसे? व्यंग्य प्रधान, जिसमें क्या है, समाज की जो कुप्रथाएं हैं उन पर उन्होंने व्यंग्य किए हैं। ठीक। अब देखो, ये आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप उनको एकदम रट दीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं से भी आपके पास कोई सी भी रचना पूछी जा सकती है। ठीक है। तो इनकी जो कृतियाँ हैं उसमें है कोरनार के नाटक हैं बेसिकली उनके। ठीक है। दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये किस विधा की रचना है, नाटक इन्होंने ये लिखे हैं। ठीक। इसके बाद है भोर का तारा, ओ मेरे सपने। भोर का तारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक। तो ये एकांकी है। एकांकी समझते हो ना, नाटक का ही एक छोटा रूप होता है। नाटक तो विशाल होता है, बड़ा होता है। ठीक। लेकिन जो एकांकी होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही अंक होता है, एक छोटी सी कहानी हो सकती है उसके अंदर, कह सकते हैं हम। ठीक है। एक अंक का जो लिखा होता है, एक भाग। जैसे आप वर्तमान समय में टीवी सीरियल चलते हैं ना, तो वो एपिसोड में बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो नाटक है ना, वो सिर्फ एक एपिसोड में ही ख़त्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं एकांकी। ठीक। और जो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसको फिर नाटक कह सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसमें एक से अधिक क्या होते हैं, भाग हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए, फिर है इन्होंने जो यहाँ पर एकांकी लिखी है ना, वो है रीढ़ की हड्डी। ठीक। तो जगदीश चंद्र माथुर ने जो एकांकी लिखी है, इस कक्षा 9 की जो कृतिका है उसमें संकलित थी, पार्ट 3rd है। तो देख लेते हैं कि उसका विषय क्या है। ठीक। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एलटी का पेपर उठाएं तो उसमें भी कुछ इसी तरह से प्रश्न उठाया गया था। मैं आगे जब हम उस पार्ट पर चलेंगे तो उसको भी बताएंगे कि कहाँ से वो प्रश्न बना था। मतलब आपके पास कैसे प्रश्न बनते हैं कि आपको पूछा जा सकता है
कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित कौन सी ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनकी आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि रीढ़ की हड्डी, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है, तो आपको आपने पढ़ा है क्योंकि, है ना, तो फिर आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रचनाएं बेसिकली यहाँ पर हैं उनका विषय क्या है। ठीक, बहुत ज़्यादा आपको वो रचनाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब रचनाओं के अंदर से कुछ नहीं पूछा जाए, इतना डिटेल नहीं पूछते हैं, क्योंकि एकाकी वहाँ पे ये बहुत बड़ी एकाकी है और इसमें अंदर से मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा। बस प्रश्न जो बनेगा वो इसी से बनेगा कि उसका विषय क्या है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सारांश के रूप में इस पाठ जो ये एकांकी है इसके बारे में बताती हूँ। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी, ध्यान रखना एकांकी है, ये एक अंक का नाटक है। ठीक, श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में यहाँ पे कुल होगा, कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा और शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। ठीक है, शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। ठीक है, पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। जो ये एकांकी इस तरह के होते हैं ना, तो ये मतलब नाटक होते हैं, रंगमंच पर आप इनका अभिनय भी कर सकते हैं। तो बस यही इसमें दिखाया गया है। मैंने आपको पहले बताया कि स्त्री शिक्षा और रूढ़िवादी जो मानसिकता है स्त्रियों के प्रति, उसको दर्शाया गया है। और पात्र के नाम आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कई बार पूछ लिया जा सकता है कि उमा किस एकांकी की पात्र है या रामस्वरूप किस एकांकी के पात्र हैं, तो ये आपको पूछा जा सकता है। आपको पात्रों के नाम भी ध्यान रखने हैं। ठीक, बाकी वही चीज़ें हैं यहाँ पर, वैसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं कि जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ से प्रश्न बनेगा। जहाँ से प्रश्न बनने थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और यदि आप एकांकी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एकांकी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप वो बोर हो जाओगे। ठीक, तो जो चीज़ महत्वपूर्ण थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और ये पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं एनसीईआरटी के, आप चैनल पर ज़रूर जाके देख लीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेक्चरर या ग्रुप सी, किसी भी आप एग्ज़ाम की अपना सिलेबस उठा के देख लीजिए। उसमें एक टॉपिक ये भी होगा, एक लाइन ये भी होगी आपके सिलेबस में कि एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित। तो एनसीईआरटी की किताबें जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो 9 से 12 की किताबें होती हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाती, बल्कि मैं ये तरीका बताती हूँ कि आपको कैसे वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आपको इनको पढ़ना चाहिए। ठीक, तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं मैं वही आपको यहाँ पे बताती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होता होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके डाउट्स क्या हैं ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।